माँ बाप बन गए बोझ। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और आज रविवार है, जिस कारण मार्केट में बहुत भीड़ चल रही थी। आज सुरेश बाबू को खाना खाने का भी समय नहीं मिल रहा था। वह हमेशा दोपहर में खाना खाने अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी सुनीला जी के साथ मिलकर खाना खाते हैं। इधर सुनीला जी कभी दरवाजे पर तो कभी अपने बेटे के कमरे के पास जाती, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि अपने बेटे से दुकान पर जाने को कहे। हिम्मत करके अपने छोटे बेटे से बोली, बेटा रवि, तुम्हारे बाबूजी अभी तक खाना नहीं खाए हैं। शायद दुकान पर बहुत भीड़ है। बेटा एक काम करो, तुम अपने पापा का खाना का डब्बा ले जाकर दे दो। उनकी उम्र हो गई है, इतनी देर भूखे रहेंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा मन नहीं लग रहा है। रवि बोला, क्या माँ, एक रविवार ही तो मिलता है, उस दिन भी आप मुझे दुकान पर भेजना चाहती हो? एक तो धूप भी इतनी तेज है और बाहर इतनी गर्मी हो रही है। मैं नहीं जाऊंगा। भैया भी तो आज घर पर ही हैं, उनसे क्यों नहीं कहती? आप हर काम मुझे ही क्यों कहती हो? यह सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर क्यों डालती हो? इतना कहकर रवि अपनी आंखें बंद कर ली। सुनीला जी उदास होकर बोली, बेटा यह काम तो तुम अपनी जिम्मेदारी समझकर करते। ये छोटी मोटी काम के लिए तुम लोग उतने भी छोटे नहीं हो। एक बूढ़ा बाप सुबह से बिना खाए पिए तुम लोगों के लिए पाई पाई जोड़ रहा है और तुम लोग हो कि उनका इतना भी ध्यान नहीं रख सकते। इस उम्र में वह किसके लिए भूखे प्यासे काम कर रहे हैं? तुम लोगों के लिए। अब हमारी जिंदगी तो 4 दिन बची है। छोड़ो, तुम्हें कहना ही बेकार है। और वहाँ से अपने बड़े बेटे सनी के दरवाजे पर गई। उनकी बड़ी बहू रूही बाहर निकली और बोली, क्या बात है मम्मी जी, क्यों दरवाजे को पीट रही हैं? आपको पता है ना, रविवार का दिन ही मिलता है जब हम दोपहर में थोड़ी नींद लेते हैं। आपको मेरा थोड़ा सा आराम करना भी पसंद नहीं है? सुनीला जी बोली, नहीं बहू, जरूरी बात नहीं होती तो। बीच में ही रूही बोली, अब नींद तो खराब कर ही दी, तो बताइए क्या काम था? सुनीला जी ने पूरी बात रूही को बताई। रूही ने बात को वहीं टालना चाहा, तभी सनी की आंखें खुल गई। सनी बोला, क्या हुआ, क्या परेशानी है माँ? सुनीला जी बोली, बेटा तुम्हारे बाबूजी अब तक खाना नहीं खाए हैं। ऐसा न हो कि उनकी तबीयत खराब हो जाए, तो क्या तुम उन्हें खाना पहुंचा दोगे? उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। सनी बोला, आप ज़रूर पहले रवि के पास गई होंगी, पर उसने बहाना बना दिया होगा तो आप मेरे पास आ गई। माँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आप काम मुझसे करवाती हो और पैसे अपने लाडले बेटे को देती हो। तभी उसकी पत्नी रूही को भी ताना मारने का मौका मिल गया। और क्या, माँ जितना भी मुश्किल काम होता है वह मुझसे करवाती है और गिफ्ट छोटी बहू को देती है। आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। सनी बोला, ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगी। खाने का डब्बा तैयार कीजिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। माँ, थोड़ा ख्याल मेरा भी रखा कीजिए। सुनीला जी चुपचाप वहाँ से चली गई। अपने पति के लिए खाने का डब्बा पैक करने लगी। लो बेटा, जाओ जल्दी से उन्हें खाना दे दो, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं काम के बोझ में कैसे अपनी भूख को बर्दाश्त करके रखे होंगे। ध्यान से जाना। सनी बोला, हाँ माँ, मैं ध्यान से ही जाऊँगा और बाबूजी को खाना भी खिला दूँगा। बस आप भी मेरा ध्यान रखना। आज जब बाबूजी आए तो प्लीज़ उनसे बात कीजिएगा। इतना कहकर सनी चला गया। अचानक बेटे को देखकर सुरेश बाबू बहुत खुश हुए, क्योंकि दोनों बेटों में से कोई भी
दुकान पर कभी नहीं आते, क्योंकि उन्हें दुकान पर बैठना वह अपनी शान के खिलाफ समझते थे। वह गांव से एक गरीब किसान के बेटे को ले आए थे, जिसे पढ़ाते लिखाते और अपने साथ काम का हुनर भी सिखाते थे। मोहन सनी से डब्बा लेते हुए बोला, अरे भैया, आप आओ ना, मैं आपको नए ग्राहक और कर्मचारियों से मिलवाता हूँ। सनी बोला, बस खबरदार, जो मुझे भैया बोला, मुझसे रिश्तेदारी बनाने की कोशिश भी मत करना। खुद को देखो और मुझे देखो। यह डब्बा लो और बाबूजी को खाना निकाल कर दे दो। सुरेश बाबू बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें दुकान पर आना पसंद नहीं है। ज़रूर तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा होगा। जब तक मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, उसके गले से एक निवाला नहीं उतरेगा। जाओ, अपनी माँ से कह देना मैंने खाना खा लिया। सनी खुश हो गया कि आज बाबूजी को उसने खुश कर दिया। रात के 9 बजे सुरेश बाबू घर पर आए। सुनीला जी बोली, सुनो जी, क्या जीवन भर मेहनत ही करते रहोगे? कभी तो आराम कर लो। आपकी उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, पर आप हैं कि काम छोड़ना नहीं चाहते। कुछ तो अपने शरीर को आराम दीजिए। शरीर है, कोई मशीन तो है नहीं। मशीन को भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वह भी खराब हो जाती है। आप तो एक भी बात मेरी नहीं सुनते। काश कि आपकी माँ होती तो आपके हाथ पकड़कर आपको घर में बैठा देती। सुनीला जी की बात सुनकर सुरेश बाबू हंसने लगे और बोले, सुनीला जी, मेरी कोई नौकरी तो है नहीं कि नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊं। यह तो मेरा अपना बिजनेस है, इसको बीच में ही कैसे छोड़ दूं? अपने दोनों बेटे में से कोई भी दुकान पर नहीं जाता। तुम्हें याद है ना, इस दुकान को हमने कैसे शुरू किया था? तुम्हारे आने से पहले यह एक बस छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसे मैं मात्र 500 रुपये से शुरुआत किया था, जिसमें सिर्फ गिने चुने लोग ही आते थे। जिस दिन तुम्हारे शुभ कदम दुकान पर पड़े थे, याद है तुम्हें? कितने लोग आए थे। सब कहते थे, सुरेश बाबू लक्ष्मी लेकर आया है। यह दुकान हमारी माँ जैसी है, कैसे इसे बंद कर दूँ? तुम ही बताओ, कौन संभालेगा इसे? अरे, दुकान बंद कर देंगे तो अपना ही नुकसान होगा। जब तक अपना हाथ पैर चल रहा है, तब तक मैं किसी के सहारे नहीं बैठूंगा। बातों बातों में देर हो गई। तभी छोटी बहू प्रिया आई और बोली, मम्मी जी, हमने खाना खा लिया है। आपने कहा था बाबूजी के आने के बाद खाएंगी, तो आपके लिए खाना छोड़ दी हूँ। गरम कर दूँ या आप खुद कर लेंगी? सुनीला जी मुस्कुराकर बोली, नहीं बहू, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं खुद गरम कर लूँगी। अगली सुबह सुरेश बाबू उठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी सनी आया और बोला, बाबूजी, यह लीजिए चाय। सुरेश बाबू हैरानी से देखने लगे। क्या बात है, आज तुम चाय लेकर आए हो? हाँ, सोचा चाय पीने के साथ साथ आपसे कुछ बातें भी कर लूँगा। क्या माँ ने आपको रात में कुछ नहीं बताया? सुरेश बाबू बोले, किस विषय में? सनी बोला, मैं जानता था कि माँ भूल जाएगी। हमारे घर से ऑफिस बहुत दूर है, किराया भी ज़्यादा लग जाता है और काफ़ी समय भी लग जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस आने जाने के लिए एक कार ले लूँ। आधे पैसे का जुगाड़ तो मैं कर लिया हूँ, अगर आप आधा दे दे तो बड़ी मदद हो जाती। सुरेश बाबू बोले, बेटा, पैसा मैं तो दे दूँगा, लेकिन गाड़ी और हाथी एक जैसा होता है। खरीदने में जितना पैसा लगता है, उससे ज़्यादा उसके चारे में और उसकी देखभाल में लगता है। क्या वह कर लोगे? सनी बोला, वह सब मैं देख लूँगा। सुरेश बाबू ने चेक भरकर दे दिया। छोटी बहू प्रिया भी यह सारी बातें सुन रही थी। प्रिया जल्दी से रवि के पास गई और पूरी बात बताई। सनी जैसे ही ऑफिस निकला, रवि पिता के पास आकर बैठ गया और बोला, बाबूजी, क्या दुकान जाएंगे? चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पिता आखिर पिता है,
बच्चों के हाव भाव को देखकर ही पता लगा लेते थे। वह बोले, बेटा क्या तुम्हें भी कुछ कहना है? तो कहो, मैं सुन रहा हूँ। रवि बोला, बाबूजी, मैं अभी तक ऑटो से ही ऑफिस जाता हूँ। सभी लोग हंसते हैं मुझ पर कि सब अपनी अपनी बाइक से ऑफिस आते हैं। अब भैया के जैसे मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। सोच रहा हूँ आप मुझे बाइक दिला दो, मैं धीरे धीरे किस्तों में आपके कुछ पैसे दे दूँगा। सुरेश बाबू हंसने लगे और बोले, नहीं नहीं बेटा, वापस करने की क्या ज़रूरत है? आखिर मैं एक एक रुपया किसके लिए जोड़ता हूँ। उसे भी चेक साइन करके दे दी। थोड़ी देर बाद मोहन आया और बोला, बाबूजी, मैं दुकान पर जाता हूँ, आप आराम से नाश्ता करके आना, वरना माँ जी आपके कारण भूखी रह जाएंगी। वो मोहन के सर पर हाथ रखकर बोले, सब अपने अपने लिए सोचते हैं, एक तुम ही हो जिसे मेरी चिंता है। जरूर पिछले जन्म का तुम्हारे साथ कोई रिश्ता होगा जो इस जन्म में तू मेरे ज़िंदगी में आए हो। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे और लंबी आयु दे। जाओ, मैं आता हूँ। तभी कमरे से आवाज़ आई, सुनो जी, अब तो नहाकर खा लो, अब आपकी उम्र नहीं जो 2 टाइम खाएं और बैल की तरह खटते रहें। सुरेश बाबू हंसकर बोले, आ रहा हूँ भाग्यवान, तुम ना होती तो मेरा क्या होता। ईश्वर हर किसी को तुम जैसी पत्नी दे। समय बीतता रहा। दोनों बेटे किसी न किसी बहाने सुरेश बाबू से पैसे लेते रहते थे। एक रोज़ सुनीला जी बोली, लोग कहते हैं बेटी बोझ होती है जिस पर बहुत खर्च होता है, पर देखिए बेटी पर एक बार खर्च किया और वह ससुराल चली गई। पलटकर आज तक हमसे 1 रुपया की मदद नहीं मांगी। हमारे दोनों बेटे कमाते हैं और जमा करते हैं। घर और उनके ऊपरी खर्चे भी आप उठाते हैं। आखिर कब तक ये चलेगा? वह बोले, भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो? कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो यह बेटे ही काम आएंगे। और बेटी को कहाँ मैंने कभी कुछ देने से इनकार किया है। गर्मी बहुत थी, मोहन की तबीयत ना खराब हो जाए, यह सोचकर सुरेश बाबू उसे दुकान पर छोड़ दिए और बोले, मैं घर जाकर खाना खा लूँगा। तुम्हारे आने जाने से कहीं तुम्हारी तबीयत न बिगड़ जाए। तो अपना पुराना स्कूटर उठाएं और घर की तरफ चल पड़े। अचानक ट्रक से उनका टक्कर हो गया। आसपास के कुछ लोगों ने जल्दी से उन्हें उठाया और अस्पताल ले गए और खबर भिजवाई। सुनीला जी ने तुरंत सबको खबर की। बेटी दामाद कुछ घंटे में अस्पताल पहुंच गए। सुनीला जी इधर उधर देखी तो सामने मोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ, बाबूजी को मेरी वजह से चोट लग गई। अगर मैं खाना लेने जाता तो उन्हें चोट ना लगती। इतना कहकर और रोने लगा। सुनीला जी बोली, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। शायद उन्हें यह कष्ट लिखा था, पर दोनों भैया क्यों नहीं आए? वहीं उनकी बेटी सीमा के पति राकेश बोले, सीमा, मैं तुम्हें बताया नहीं, मुझे दोनों भाइयों से बात हुई थी। उन्होंने कहा दफ्तर से छुट्टी लेंगे तो हमारे आधे दिन का पैसा कट जाएगा और हम सब यहाँ हैं ही देखने के लिए, तो वो शाम में आ जाएंगे। यह सुनकर सीमा गुस्से में आ गई। सुनीला जी बोली, बेटा, तुम नाराज मत हो, अभी तुम बाबूजी के लिए प्रार्थना करो। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सभी लोग बैठे थे। तभी डॉक्टर आए और बोले, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, उनके सर से बहुत खून गिर गया है, हमें खून चढ़ाना होगा, पर उनका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। क्या सुरेश बाबू का कोई बेटा नहीं है? उनका खून तो मैच कर जाएगा, तो आप उन्हें बुलवा दीजिए। सुनीला जी कुछ कहती उससे पहले ही मोहन आगे बढ़कर बोला, डॉक्टर साहब, मेरे शरीर के खून पर बाबूजी का हक है। मेरे शरीर से पूरा खून निकाल कर उन्हें दे दो, पर उन्हें ठीक कर दो। डॉक्टर हैरान थे। सुनीला जी बोली, ये बेटे से भी बढ़कर है।
काश कि इसके जैसा दिल उनके बेटों का भी होता। सीमा बोली, डॉक्टर साहब आप हम सबका ब्लड टेस्ट कीजिए। सबका ब्लड टेस्ट हुआ। राकेश ने यह खबर सनी और रवि को भी दी। दोनों बोले, गर्मी का मौसम है, ऐसे ही तबीयत खराब रहती है, ऊपर से आप खून की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो हमारी पत्नी और बच्चों को कौन संभालेगा? पैसे खर्च करके किसी दूसरे अस्पताल से खून मंगवा लो। देखने वाला ऊपर बैठा है। मोहन का ब्लड ग्रुप सुरेश बाबू से मैच कर गया। सब आश्चर्य कर रहे थे और मोहन खून दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, माँ जी मैं दुकान पर जाता हूँ, बिना बाबूजी के कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। बाबूजी जब ठीक हो जाएंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे पीछे मोहन ने दुकान नहीं संभाला। सुनीला जी बोली, क्यों रे मोहन, किस जन्म का कर्ज चुका रहा है? तूने मेरे कोख से क्यों नहीं जन्म लिया? आज तो तू बेटे से भी बढ़कर निकला। सच कहते थे तेरे बाबूजी, तुम तो वो हीरा हो जिसके चमक हर किसी को नहीं दिखती। राकेश आगे बढ़कर बोले, मोहन अभी तुम दुकान पर मत जाओ, अभी अभी तुमने खून दिया है, तुम खा पी कर आराम करो, मैं जाकर दुकान पर देख लेता हूँ और गले में ताला लगा देता हूँ। इतना कहकर राकेश दुकान पर चले गए। हफ्ते तक सुरेश बाबू को अस्पताल में रखना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, सुरेश बाबू की जान तो बच गई है, मगर सर पर चोट लगने और ज़्यादा खून बह जाने के कारण अब वह आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। सुनीला जी हफ्ते भर सुरेश बाबू को अस्पताल में रखना चाह रही थी ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके, पर उनके दोनों बेटों ने कहा, माँ पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, इन्हें घर ले चलते हैं। अस्पताल में भी बेटी दामाद मिलने आते। मोहन दुकान संभालता और घर के लिए सब्जी भाजी सब लाता। दोनों बेटे बहू जब सामने माँ मिलती तो पिता के बारे में पूछ लेते। बेटी अपने घर परिवार को छोड़कर आखिर कितने दिन मायके में रहती, वो भी चली गई। करीब 1-2 महीने तक सब ऐसा ही चलता रहा। सुनीला जी दिन रात घर के काम और सुरेश बाबू की सेवा करती रही। जब कभी वह रसोई में होती, बहू को कहती, एक बार जाकर देखना कहीं तुम्हारे ससुर जी को कुछ चाहिए तो नहीं। उस पर रूही कहती, मम्मी जी हमारे लिए 2 रोटी मत बनाइए, पर हमसे उस कमरे में जाने के लिए मत कहिए। बाबूजी के आंखों के इशारों को आप ही समझ सकती हैं, फिर आपके कमरे से बदबू भी बहुत आती है। सुनीला जी अपने बेटों की तरफ देखती है तो बेटे कहते हैं, माँ एक तो बाबूजी के वजह से पैसे खर्च हो रहे हैं, फिर घर में रोज रोज की चिक-चिक, थोड़ा आप भी एडजस्ट कीजिए। इतना कहकर दोनों बेटे चले गए। सुनीला जी सोचने लगी, जिन बच्चों के लिए उनके पिता पूरी जिंदगी मजदूरों की तरह काम करते रहे, आज वही पिता उनके लिए बोझ हो गए। माँ बाप के स्नेह को शायद भूल गए, तभी उनके लिए आज पैसा मायने रखने लगी। बच्चे अपना फर्ज एक पल को भूल भी सकते हैं, पर एक पत्नी अपनी पति के प्रति अपना फर्ज कैसे भूल सकती है। सुनीला जी दिन भर अपने पति की सेवा में लगी रहती। उन्होंने घर का काम काज करना छोड़ दिया। दोनों बहुएं रोज ताना देती, घर का एक भी काम नहीं करती है, ऊपर से बोझ बनकर घर में दोनों रह रहे हैं। अब दोनों ने अपनी अपनी रसोई बांट ली। अब किसी की मर्जी होती तो सुरेश बाबू और सुनीला जी के लिए 2 रोटी कमरे में छोड़ जाते, या फिर कह देती, वक्त मिले तो अपने लिए रोटी बना लीजिएगा। धीरे धीरे जिंदगी बद से बदतर होने लगी। एक रोज सुनीला जी ने सारी बात बेटी को बताई। सीमा बोली, माँ आपने मुझे पहले यह सब क्यों नहीं बताया? सीमा ने राकेश को सारी बात बताई। राकेश और सीमा 1 हफ्ते के लिए वहाँ आए। कुछ रोज सब कुछ ठीक रहा।
जब राकेश ने अपने सालों से बात की तो उन्होंने कहा, जीजा जी, यह हमारे घर का मामला है, आप दखल ना दें तो ही बेहतर होगा। राकेश बोले, यह सिर्फ आपके घर का मामला कैसे हुआ? जब आपकी बहन का रिश्ता मेरे साथ हुआ था उसी दिन मेरा रिश्ता इस घर से जुड़ गया था। दोनों भाइयों ने ना बहन की सोची ना बहनोई का सम्मान। बहुत बहस हुई। सीमा चुपचाप माँ के साथ घर से निकली तो सनी बोला, खुद तो जा रही हो, अपने पति को भी साथ ले जाओ। सीमा राकेश से बोली, आप कुछ देर के लिए बाबूजी के पास बैठिए, मैं माँ के साथ कुछ ही देर में आती हूँ। दोनों भाई सोचने लगे, आखिर यह माँ को लेकर कहाँ जा रही है। दोनों की पत्नियाँ बोली, हो सकता है जाने से पहले माँ को सारा सामान खरीद कर दे रही होगी। अच्छा है, कुछ खर्चा तो कम हो। इतना कहकर सब चले गए। कुछ घंटे बाद सीमा सुनीला जी के साथ आई। रवि बोला, आ गई माँ घूमकर, पर खाली हाथ क्यों आई? क्या हुआ, किसी ने उधार भी नहीं दिया क्या? इतना कहकर दोनों बेटे हंसने लगे। सीमा बोली, माँ और बहन की बात तो तुम्हें समझ नहीं आती, शायद सरकारी मेहमान की बात समझ में आ जाए। देखा तो पीछे से काले कोट में एक वकील था, जिसे देखकर दोनों भाई हैरान थे। वकील ने दोनों भाइयों को कहा, आपका यह घर और दुकान, हर चीज़ सुरेश बाबू के नाम से है और उनकी पत्नी जीवित है तो सारी संपत्ति उनकी है। अब वह ये घर बेचना चाहती है तो आपको 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। आप इस मकान को खाली करके कहीं और चले जाएं। अगर आपने बात नहीं मानी तो आपको सरकारी मेहमान बनना पड़ सकता है। इतना कहकर वकील चला गया। दोनों बेटे बहू माँ के पैरों में पड़ गए और बोले, माँ आप सोचिए, क्या आपके बच्चे दर दर भटकेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? और बाबूजी को अभी हमारी ज़रूरत है। क्या बेटों के रहते आप बेटी और दामाद से मदद लेंगी? सुनीला जी उठकर खड़ी हुई और बोली, दामाद जी, इन लोगों से कह दीजिए 1 महीने तक पिछले दरवाजे से आना जाना करेंगे और मैं इन लोगों की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करती हूँ। इतना कहकर सुनीला जी वहाँ से चली गई। 4 दिन बाद सीमा भी अपने घर वापस चली गई। मोहन दुकान की पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा था। सुनीला जी दुकान पर जाकर सभी कर्मचारियों से विनती की कि मोहन की मदद करे। करीब 1 महीने होने को आए, ना चाहते हुए भी दोनों बेटों को किराए के मकान में जाना पड़ा। बहुत सेवा करने के बाद भी सुरेश बाबू को बचाया नहीं जा सका और 4 से 5 महीने बाद वह दुनिया से चले गए। अब इतना बड़ा घर सुनीला जी को काटने के लिए दौड़ रहा था। बेटी और दामाद के कहने पर सुनीला जी ने उस घर को बेचकर बेटी के शहर में एक छोटा सा मकान लिया और वहीं एक छोटी सी किराने की दुकान खोल दी, जिसे मोहन संभालता था। अब जो भी आमदनी होती थी उसका आधा पैसा मोहन को दिया जाता था ताकि वह अपने भविष्य के लिए कुछ सोच सके। सुनीला जी को हर पल लगता है कि दुनिया बिल्कुल वीरान है, पर बेटी और मोहन का सहारा मिला। सुनीला जी ने मोहन की शादी एक अच्छी लड़की से करवा दी, जो वहीं दुकान के बगल वाले कमरे में रहती और सुनीला को माँ जैसा सम्मान देती। समय का चक्र धीरे धीरे बीतने लगा और सुनीला जी अकेले रहने लगी। अकेले जीते जीते अब अपनी ज़िंदगी से भी ऊबने लगी थी। उन्हें जीना अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा अपने पति को याद करती और कहती, आप मुझे अकेला क्यों छोड़कर चले गए? अब तो अपने पास बुला लो। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सुनीला जी अपना घर और बचे हुए पैसे वृद्धाश्रम को दे दिया और दुकान मोहन को दे दिया। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
प्लीज़ इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।